नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। चुनावी राजनीति की तपिश में मुकाबला अब सीधा और तल्ख हो गया है। बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की तरफ से कमान संभाल रही प्रियंका गांधी के बीच जुबानी जंग अब सीधी है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी के नीच राजनीति वाले ताने पर पलटवार करते हुए कहा है कि समाज के निचले वर्ग से होने के कारण उनके लिए ऐसा कहा जा रहा है। जाहिर तौर पर इस पलटवार के जरिए मोदी ने पिछड़े वर्ग से आने का काट खेला है। सवाल ये है कि देश की हालत किसी की राजनीति से सुधरेगी या फिर नीच नीति से सुधरेगी। तो सवाल यही है कि क्या इस बयान के जरिए मोदी नीच नीति के जरिए राजनीति कर रहे हैं, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद होंगे तीन खास मेहमान। आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के नेता कृष्णवीर चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के नेता पंकज चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। और साथ ही हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यूपी के डुमरियागंज में रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने प्रियंका के उस ताने पर पलटवार किया जिसमें प्रियंका ने मोदी पर नीच राजनीति करने का आरोप लगाया था। मोदी ने प्रियंका पर पलटवार करते हुए कहा कि भले ही मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी राजनीति नीची नहीं है। मोदी ने प्रियंका से सवाल भी पूछा कि क्या नीची जाति में पैदा होना गुनाह है। मोदी का प्रियंका को जवाब, नीची जाति में पैदा होना क्या गुनाह है? मैं इस बात का तो इनकार नहीं कर सकता हूं कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे भाई बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? आप मुझे बताइए, क्या नीची जाति में पैदा होना गुनाह है क्या? कोई मुझे बताए, मैंने नीची जाति में पैदा होकर के कभी किसी जाति पर नफरत की है क्या? उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी का ये जवाब था प्रियंका गांधी को। नरेंद्र मोदी ने प्रियंका के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें प्रियंका ने मोदी पर नीची राजनीति करने का आरोप लगाया था। मोदी ने प्रियंका के एक एक आरोप का जमकर जवाब दिया। ये लोकतंत्र है, फुटपाथ पर बैठ करके जूतों की पॉलिश करने वाला चमार का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। सोमवार को मोदी अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस पर अहंकार की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर कांग्रेस महासचिव रहते हुए आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री टी अंजय्या को सरेआम गाली देने का आरोप लगाया था, जिसके आरोप में प्रियंका ने एक बयान जारी कर कहा, उन्होंने अमेठी की धरती पर मेरे शहीद पिता का अपमान किया है। अमेठी की जनता इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगी। इसकी नीच राजनीति का जवाब मेरे बूथ के कार्यकर्ता देंगे। अमेठी के एक एक बूथ से जवाब आएगा। प्रियंका के बयान के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी नेता बलवीर पुंज ने मोदी का बचाव करते हुए प्रियंका पर हमला बोला। अपने वर्ग और अपना जो परिवार, जो एक बहुत ही सामंतवादी परिवार रहा है अभी तक, उस पृष्ठभूमि से निकल नहीं पाए और इस मानसिकता से ग्रसित होकर वो नरेंद्र भाई, जो बहुत ही एक जिसे कहना चाहिए निर्धन परिवार के साथ साधारण परिवार में से निकले और अपने प्रतिभा और परिश्रम के बल पे आज प्रधानमंत्री के पद पे बैठने जा रहे हैं, वो इसके स्वीकार नहीं कर सकते। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बेहद अहम होने वाले हैं। जीत का दावा तमाम दल कर रहे हैं। ऐसे में दावों और वादों के बीच जीत किसके हाथ लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बयानबाजी के इस सिलसिले से इतना तो साफ हो गया है कि दिग्गजों की आंखों पर लालच की ऐसी पट्टी बंधी है कि उन्हें सही और गलत का अंतर नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो सीधे सीधे मोदी ने कहा कि मैं पिछड़ा हूं, इसीलिए नीच राजनीति कहा गया। उधर नीच शब्द के इस्तेमाल पर बीजेपी ने प्रियंका गांधी से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा कि ये कांग्रेस के अहंकार का नतीजा है। इस देश के सामाजिक ढांचे को मद्देनजर रखते हुए
व्यक्ति या विचार के प्रति कभी नीच शब्द का प्रयोग नहीं होता। इस शब्द के कुछ अन्य इशारे होते हैं। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस किसी व्यक्ति ने इस शब्द का प्रयोग किया है, वो पूरे देश से क्षमा मांगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने नरेंद्र मोदी के नीच राजनीति को नीची जाति की राजनीति से जोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रियंका का इशारा नीच तरह की राजनीति से था, नीची जातियों से नहीं। राजीव शुक्ला के मुताबिक नीची जातियों के लोगों ने तो हमेशा उच्च स्तर की राजनीति की है। नीच राजनीति का मतलब होता है तुच्छ राजनीति, उसका जात से कोई मतलब नहीं होता है। इस देश के तो दलित, इस देश के पिछड़े वर्ग के नेताओं ने तो बड़ी उच्च राजनीति की है, उन्होंने उसको जोड़ दिया नीच जात से ले जाके। ये जो छिछोरी, हल्की, तुच्छ जो राजनीति है, वो राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बात है। उसको तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट दे देना ये ठीक नहीं। चलिए अब अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले हम सुब्रतो मुखर्जी जी के पास चलेंगे। सुब्रतो जी, जिस तरीके से अब ये सियासत जो है अब एक नए ढर्रे पर जा रही है, क्योंकि अभी तक मोदी जी विकास की बातें करते थे, बीच में हमने सांप्रदायिकता का रंग भी देखा, और अब जिस तरीके से पिछड़ी जाति का कार्ड उन्होंने खेला है, क्या माना जाए इस पूरे मसले को? आप किस तरीके से अब देख रहे हैं? क्या 2 चरण के जो चुनाव बचे हुए हैं उनमें वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए अब ये राजनीति की जा रही है? देखिए, राजनीति में कोई भी जो प्रयास करता है, हमारे देश 1000 साल एक साथ जी रहा है, तो खाली विकास का मुद्दे से और कोई चीज़ों को लेकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको याद होगा जो 2004 में बीजेपी ने यही गलती की थी, और इससे बीजेपी ने जो सबक सीखी है, इसीलिए मोदी जी को पता है जो मुझे जीतने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और उसमें प्रियंका का मैं यही कहूँगा, वो उसका उम्र कम है और उसने एक इशू एकदम मोदी के हाथ में दे दिया, एक लड्डू दे दिया, और उसका पूरा वो प्रयोग कर रहे हैं। देखिए बात क्या था, उन्होंने जो बोला तो गंभीर इशू उठाई थी उन्होंने सीताराम केसरी की बात उठाई थी, बिल्कुल। और ये तो सबको पता है जो उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था वो ये नहीं करना चाहिए था। एकदम आपको चेयर में बैठा के एकदम सड़क में जाके अंधेरे में डालो, ये कोई सभ्यता का अंग नहीं हो सकता। दूसरे तरफ उन्हें जो राजीव गांधी के बारे में बोले थे, वो भी तो बहुत एक जो मैं कहूँगा एक ग्रेव चार्ज है, क्योंकि वो जब हैदराबाद एयरपोर्ट में पहुंचे और जो आंध्रा के मुख्यमंत्री थे, उनके निर्णय इतना गंदा बर्ताव उन्होंने किया कि वो रो पड़े। और आपको याद होगा एक इशू के ऊपर अपना स्वाभिमान के लिए एनटी रामाराव का तेलुगु देशम आया और स्टेट पावर कैप्चर कर लिया और करीबन 32 सीट लेके लोकसभा में पहुंच गया। तो इसको लेके कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी जवाब होती नहीं है, तो उसमें चुप रहना चाहिए। तो हर एक चीज के ऊपर टिप्पणी दोगे जहां तुम अपना डिफेंस कोई खास नहीं कर सकते हो, वो ये मैं कहूँगा एक परंपरा है, उससे उनको हटके रहना चाहिए था। दूसरी एक चीज है, जो आप मोदी जो बोल रहे हैं वो राहुल के बारे में बोल रहे हैं, वो आपके प्रतिनिधि है, वो कैंडिडेट है, आप क्यों बोलते हो? ये कौन सा परंपरा है जो माँ बोलेगी, बहन बोलेगी और कोई बोलेगा? लड़ाई एक एक के साथ होती है, तो ये आप किसके ऊपर किस तरह का बात कर रहे हो? तो इसमें मुझे लगा जो प्रियंका का काफी बचपना रही, और इसके लिए नुकसान जो होगा वो कांग्रेस का ही होगा। चलिए, पंकज जी भी हमारे साथ बने हुए। पंकज जी, सुब्रतो जी की बात आपने सुनी, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी में बचपना है और नासमझी के तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी के हाथों में बैठे बिठाए लड्डू थमा दिया है, और अब वो इसी लड्डू का इस्तेमाल कर रहे हैं, सियासत भुनाने में लगे हुए हैं, वोट बैंक प्रभावित करने में लगे हुए हैं।
देखिए पूजा जी, मुखर्जी साहब वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बड़ा सम्मान है, पर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक उनके कथन से असहमति जताता हूं। प्रियंका गांधी जी उस परिवार से मिली है। प्रियंका गांधी जी ने एक लंबे समय से सोनिया जी के लिए और राहुल गांधी जी के लिए अमेठी और रायबरेली में बराबर प्रचार किया है, तो वो इस राजनीति को समझती हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार की राजनीति इस देश में कर रहे हैं, उसकी मिसाल दूसरी नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने कभी भी किसी की भी जाति को लेकर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया, यहां तक कि नरेंद्र भाई मोदी की। और आज भी देश में राजनीति इस प्रकार की नहीं होती कि राजनीति में ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हों और वो चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करें। निजी राजनीति से अभिप्राय यह था कि जिस प्रकार की राजनीति नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, उस प्रकार की राजनीति देश में नहीं होती है। आप सत्ता पाने के लिए जिस स्तर की बात करी थी, पर बहुत दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने उस कथन का इस प्रकार से अनुवाद किया जो उनके लाभ के लिए होता है, उसके राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने व्यक्तिगत बात नहीं करी। कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका जी ने, प्रियंका गांधी के कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन वो अपनी इस बात को सही ढंग से बता नहीं पाई। और उसी को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इसलिए जाने भी जाते हैं कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर किस तरीके से अपने फेवर में किया जाए, नरेंद्र मोदी इसके लिए विख्यात हैं। और ये बात प्रियंका गांधी नहीं समझ पाई। ये बात कांग्रेस क्या मान रही है कि प्रियंका से यहां पर चूक हुई है। बैठे बिठाए प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को यह मुद्दा दे दिया है। देखिए पूजा जी, आपने मेरी बात की पुष्टि करी, मैं भी यही कथन कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, वो कुटिल और षड्यंत्रों की राजनीति, वो साफ सुथरी राजनीति नहीं है। और जिस व्यक्ति की सोच हिटलरवादी हो, जिसकी प्रवृत्ति अधिनायकवाद की प्रवृत्ति हो, जिसने हर उस व्यक्ति को दरकिनार किया हो जो उसकी राह में आता हो, चाहे वो अडवाणी जी हो, जसवंत सिंह हो या जोशी जी हो, तो इस प्रकार के राजनीतिक व्यक्तित्व से इसी प्रकार की घटिया राजनीति की उम्मीद की जा सकती है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देश में सब धर्मों का, सब जातियों का सम्मान करते हैं, फिर वो चाहे प्रियंका गांधी जी जैसी बड़ी नेता हो या मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता हो। तो मैं बड़ा विनम्र अनुरोध करता हूं भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों से कि सत्ता के लिए ललायत होना बहुत अच्छी बात है, पर सत्ता के लिए देश की राजनीति को इस स्तर पर ना ले जाइए। इतनी गंदगी मत करिए राजनीति में कि हमको चुनाव के बाद शर्मिंदगी हो कि हमने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश छोड़ा है। और पूजा जी, ये कौन सी राजनीति है, एक ये तय नहीं कर पाते। कभी विकास की बात करते हैं, कभी गुजरात मॉडल की बात करते हैं, कभी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कभी राम मंदिर की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं, कभी कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, कभी पाकिस्तानी की बात करते हैं, कभी कश्मीर की बात करते हैं। तो जिस स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस शायद इस स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पा रही है, जिसका फायदा लगातार नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। उन्होंने तमाम उन मुद्दों को भी शामिल किया, लेकिन धीरे धीरे, पहले विकास की बातें की, लेकिन धीरे धीरे अब उन तमाम मुद्दों पर आ रहे हैं जिसे कहीं ना कहीं अभी तक दरकिनार रखा गया था बीजेपी की तरफ से। कृष्णवीर डॉक्टर साहब के पास चलूंगी। डॉक्टर कृष्णवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णवीर जी, अब जो है बीजेपी की तरफ से ये जो राजनीति है, ये क्या नीच नीति की राजनीति शुरू हो गई है? पूजा जी, एक बात बताइए, केंद्र सरकार के मंत्रियों का जो व्यवहार रहा है, बेनी प्रसाद वर्मा से लेके फारूक अब्दुल्ला से लेके अजीत सिंह तक, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, वो राजनीति क्या अच्छी राजनीति कहा जाएगा या उसे घटिया राजनीति कहा जाएगा? मेरे अपने मित्र से सवाल है। सवाल ये है कि इस देश में भ्रष्टाचार की बात करो, क्या कोल स्कैंडल जो है नीच राजनीति और घटिया राजनीति, और कैसी राजनीति कहेंगे? 2G स्कैम को क्या कहेंगे? कॉमनवेल्थ को क्या कहेंगे? आदर्श सोसाइटी को क्या कहेंगे? अगर उस बात को उठाओ तो घटिया राजनीति हो जाती है। असली बात यह है कि प्रियंका गांधी उस दर्द से पीड़ित हैं जो उनके पति की बात पूरे देश के सामने आ गई कि 1 लाख से 325 करोड़ रुपए बना लिए गए। वो दर्द कहीं झलकता था और उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो इस बात को उनको समझना चाहिए था, इस देश में लोकतंत्र है, लोकशाही नहीं है। और अगर ये लोकशाही समझ के किसी भी नेता के लिए, भले वो किसी भी दल के हों, सवाल दल का भी नहीं है, सवाल आज सवाल ये है कि आपने किस स्तर के शब्दों का प्रयोग किया है। नीचता और ऊंचता, ये घटियापन, ये तमाम चीजें कर्मों से होती है। तो जितने स्कैंडल्स थे वो सब अच्छे थे, वो नीचता के काम नहीं थे। दुनिया में जिस तरीके से बदनामी देश की हुई है वो घटिया काम नहीं था क्या? लेकिन क्या सवाल ये इन शब्दों को पूजा जी
भी इन शब्दों को किसने इस्तेमाल किया? इसलिए इस्तेमाल किया कि मोदी जी छोटी जाति से आते हैं और लोकतंत्र में सबका अधिकार है, और उन्होंने अपनी बात को देश के सामने रखा है। उन्होंने अगर अमेठी के 63% गांव में बिजली नहीं है, 85% गांव में अगर शौचालय नहीं है, उन गरीबों की बात कह दी, तो ये कौन सा घटिया काम हो गया? ये कौन सा? देखिए, गरीबों की बात कहना अगर नीच राजनीति है, भ्रष्टाचार की बात कहना नीच राजनीति है, ये ठीक नहीं है, देश के लिए शोभा नहीं देता, और लोकतंत्र में इसके लिए ये ठीक नहीं है। पंकज जी के पास चलूंगी। इसके लिए माफी मांगने में भी कोई अपराध नहीं है, गलती की है तो इसमें कोई बात नहीं क्या है। ये एक जातिवादी टिप्पणी थी? पूरी तरह जातिवादी है ये। एक मिनट, मेरा सवाल पंकज जी से है, आपके पास आऊंगी, पहले पंकज जी से जवाब लेती हूँ। पंकज जी, क्या एक जातिवादी टिप्पणी थी, या फिर नरेंद्र मोदी की राजनीति जिस तरीके से वो कर रहे हैं उस स्तर के लिए दिया गया बयान था ये? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर पूजा जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात करूंगा कि ये बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी जी जिस स्तर की राजनीति इस देश में कर रहे हैं, उनके राजनीति के स्तर को लेकर टिप्पणी थी। और कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, मेरे मित्र देखें कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में तमाम लोगों का सम्मान किया, चाहे वो पिछड़ी जाति के हों, चाहे एससी के हों, एसटी के हों। और मेरे मित्र बात कर रहे थे कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्य की, तो ये गिरिराज जी बिहार वालों को भूल गए, प्रवीण तोगड़िया को भूल गए कि उन्होंने क्या कहा। और खुद नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से पिछले 1 साल से चुनाव कैंपेन में जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये ए राजा की बात करते हैं, 2G की बात करते हैं, लेकिन पूजा जी आपको जान के आश्चर्य होगा कि ए राजा जिस नीलागिरी से चुनाव लड़े, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो जाता है, जो डमी कैंडिडेट है उसका नामांकन रद्द हो जाता है, यानी ए राजा के अगेंस्ट कोई प्रत्याशी नहीं है। तो ये कैसी नीति है इनकी कि आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, ए राजा के विरोध की, और बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती उसके खिलाफ। तो ये इनकी दोहरी राजनीति, जो घटिया राजनीति है, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने टिप्पणी करी कि ऐसी नीच राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए। सम्मान की बात करिए, शालीनता की बात करिए, और शालीन राजनीति करिए जो इस देश की राजनीति की परंपरा है। पंकज जी, शालीनता नरसिम्हा राव जी की डेड बॉडी के साथ भी की गई थी। किस तरीके से क्या व्यवहार किया गया, वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सम्मानित रहे हैं देश में। और उनके देखिए, बात ये नहीं, बात सीताराम केसरी जी के साथ जो हुआ, सवाल ये है कि ये व्यवहार कुशलता, ये चीजें अच्छी नहीं है चौधरी जी, ये चीजें बहुत नुकसानदायक है। अभी तक की जा रही है शालीनता जसवंत सिंह के साथ की गई, जो अभी तक की जा रही है, किस शालीनता की बात करते हैं? अपने गिरेबान में झांक के तो यही शालीनता की बात जो है नरसिम्हा राव जी और सीताराम भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बची। क्या नरेंद्र मोदी ने अडवाणी जी के साथ ठीक सलूक किया? जसवंत सिंह का क्या हश्र किया आप लोगों ने? वो तो वाजपेयी जी अस्वस्थ होकर अपने आप बाहर हो गए, नहीं तो आप लोग उनका भी अपमान करते। मुरली मनोहर जोशी का अपमान किया आपने, हमको अब सम्मान बीजेपी में किसी का कोई अपमान नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी जो है सबको सब मिल बैठ के तय करते हैं, यहाँ पर सारे नेता बैठ के तय करते हैं, कोई अपमान नहीं किया गया। चिट्ठी लिखित में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, चर्चा आगे जारी रहेगी। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से राजनीति में अब नीच नीति शब्द जो है वो सामने आया है, जिसको लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब नीच नीति के जरिए राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, सियासत करने की कोशिश की जा रही है। और इसी मुद्दे पर तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सोमवार को मोदी कांग्रेस के गढ़ में जमकर बरसे, कांग्रेस पर अहंकार की राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन हमलों की बरसात में मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी भिगा दिया। बस यही से शुरुआत हो गई नीच राजनीति की। प्रियंका के पलटवार के बाद बीजेपी अपना राग गा रही है और कांग्रेस मोदी को जबान संभालकर बोलने की नसीहत देती नजर आ रही है। जब राजीव गांधी राहुल गांधी से भी छोटी उम्र के थे और कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे, और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ये एक पार्टी के महासचिव थे। मैं हैदराबाद गया, एक पार्टी के महासचिव को रिसीव करने के लिए आंध्र के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर आए, और पता नहीं
राजीव गांधी का गुस्सा ऐसा भड़क गया, आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री उससे उम्र में डबल थे, अंजैया जी, उनको एयरपोर्ट पर इन्होंने डांटा, अपमानित किया, गुस्सा किया। एयरपोर्ट पे भरी पब्लिक के बीच अंजैया जी आंख में आंसू निकल आए। राजनीति शायद अब राजनीति न रहकर सियासी अखाड़ा बन गई है। नेता बस जुबानी भी करते हैं और एक दूसरे को आईना भी दिखाते हैं। अमेठी में मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हमला बोला। हमले का जवाब प्रियंका गांधी ने दिया, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच तू मैं का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी जहां प्रियंका के नीच राजनीतिक के बयान पर नसीहत दे रही है, वहीं विरोधी मोदी को राजीव गांधी वाले बयान पर घेर रहे हैं। जो लोग जीवित नहीं हैं और वैसे लोगों के खिलाफ बोलना, मैं समझता हूं कि जो हमारी परंपरा है उसके विपरीत है। अगर नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी जी के बारे में कोई अपशब्द इस्तेमाल किया है तो मैं समझता हूं निंदनीय है। प्रियंका ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर उनके पिता के अपमान का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राजीव गांधी के हत्यारों की माफी का मुद्दा उठाया। ये सफाई देना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्यारों को फांसी की सजा दी, तो पहले इसकी मां ने क्यों राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा कि इनको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए और राष्ट्रपति की शक्ति को उपयोग करके और संविधान में जो धाराएं हैं उसकी उपयोग करके उनको आजीवन कारावास देनी चाहिए। प्रियंका के हमले का जवाब मोदी ने उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में दिया, लेकिन कांग्रेस साफ कह रही है कि मोदी ने प्रियंका के बयान का गलत मतलब निकाला है। प्रियंका जी का मतलब हरगिज वो नहीं है जो वो बता रहे हैं। वो असल में पिछड़े वर्ग का होने का फायदा उठाने की मुसलसल कोशिश करते रहे हैं और इस वक्त भी वो वही बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता शोभा ओझा का आरोप है कि मोदी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, मोदी को साफ नजर आ रहा है कि कुर्सी तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, 300 कमल उनके हाथ में आ नहीं पा रहा है, तो हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मंदिर का मुद्दा एक और उठा रहे हैं तो दूसरी और अमित शाह के माध्यम से सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। बयानबाजी के दौर में कौन सही और कौन गलत है अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये चुनावी रण क्षेत्र है जिसमें जीत के लिए सियासतदान साम दाम दंड भेद की नीति पर काम कर रहे हैं और मकसद है सिर्फ और सिर्फ जीत। जिया न्यूज रिपोर्ट। डॉक्टर कृष्णवीर जी के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मीम अफजल साहब का बयान सुना कि लगातार पिछड़े वर्ग का फायदा उठाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तब से ही उनके चुनाव क्षेत्र को देखा जाए, जिस तरीके से वाराणसी क्षेत्र को उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पिछड़े जाति का कार्ड कहीं ना कहीं सियासी समीकरण वहां पर भी उन्होंने देखा समझा, और उसके बाद जो अब ये बयान आया है, जबकि अब सिर्फ 2 चरण बचे हैं जिसमें अमेठी और वाराणसी, अगर इन 2 सीटों का जिक्र करें तो यहाँ पर ही मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने वाला है। और जिस पिछड़ी जाति की बात यहाँ पर की जा रही है उसका फायदा कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों से मिलने वाला है ज्यादातर। तो क्या इसी कोशिश के तहत ये बयान जो है वो सामने आया है नरेंद्र मोदी का? देखिए पूजा जी, आप आज की बात कहें, आप इसको देखिए कि मणिशंकर अय्यर ने सबसे पहले क्या कहा। मेरे मित्र पंकज जी हैं, उनको जानकारी होगी। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वो तो चाय बेचने वाले हैं नरेंद्र मोदी, और वो AICC ऑफिस के बाहर चाय बेचना शुरू कर दें, ये हम व्यवस्था भी करवा देंगे। क्या ये उचित था इस तरीके की शुरुआत? जब शुरुआत आप करते हैं, व्यवहार आपका करा। और जहां तक कल जो सोमवार की बात कही जा रही है, आप ये बताइए कि उन्होंने ये कहा कि परिवार में गुस्सा क्यों है, क्योंकि विरासत में मिला है, और उस विरासत का उदाहरण उन्होंने दिया राजीव गांधी का, और जो उदाहरण नरसिम्हा राव का, जो सीताराम केसरी का उदाहरण दिया।
क्या वो उदाहरण गलत हैं, क्या उदाहरण झूठे आरोप हैं? पहली बात ये सच्चाई है और सच्चाई को बुरा नहीं मानना चाहिए। तो गुस्से की विरासत की बात के उसलिए उदाहरण दिए गए थे। आखिर आप ये बताइए इसमें क्या अपराध कर दिया मोदी जी ने और कौन सी गलत बात कह दी, क्या गाली दे दी थी? अगर उन्होंने विकास की बात की, गरीबों की बात की, गरीबों के तमाम हकों की बात की, इसमें कोई ऐसा अपशब्द नहीं था, कोई ऐसी गलत बात नहीं थी। सच्चाई कहना। और राजीव गांधी की बात करके कौन से विकास की बात कह दी उन्होंने? राजीव गांधी के गुस्से की बात का उदाहरण उन्होंने दिया पूजा जी। उन्होंने कहा कि जो आज राहुल गांधी को गुस्सा आता है वो इसलिए, उन्होंने कहा कि तो गुस्सा विरासत में मिला, क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई भी आदमी उनके सामने खड़ा कैसे हो सकता है इस देश के अंदर। ये सबसे बड़ी दिक्कत है और ऐसा नहीं है लोकतंत्र में, सबको हक है। सर, आपको लगता है कि राजीव गांधी का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके नाम का इस्तेमाल किया, वो जायज था? एकदम सही था जी। क्योंकि आप देखिए जो नेहरू जो परिवार का, ये नेहरू जमाने में भी था, उनके क्षमता के बारे में वो बहुत बड़े केयरफुली मैनेज करते थे। जब जयप्रकाश नारायण को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात हुई थी, वो बात उन्होंने माना नहीं। नेहरू ने किताब लिखने के लिए अलाउ किया एक स्पेस, आफ्टर नेहरू व्हाट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो अपना जो परंपरा लोकतांत्रिक जो होना चाहिए, जो गांधी जी में था, वो नेहरू जी में भी नहीं था। उसके बाद आप देखिए जो इंदिरा गांधी के जमाने में 17 साल उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन नहीं किया, और पूरा जो हमारे देश में लोकतांत्रिक गड़बड़ से सबसे ज्यादा हुआ वो तो इंदिरा गांधी के जमाने में ही हुआ। तो इतिहास तो आपको सबक सिखाती है ना, इतिहास को आपको देखना पड़ेगा। ये जो कांग्रेस लाइन है, जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिया, अरे 9 दफा तो टिकट दिया था। अनुशासन के बाद जसवंत सिंह करते थे, उमा भारती को उन्होंने हटाया था, और ये तो अंदरूनी बात है। उसके लिए कांग्रेस क्यों परेशान है? अडवाणी जी तो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में ये हरेक का जो अपना जो पूरा जो चॉइस होता है वो कोई भी पार्टी का। चलिए जवाब लेते हैं पंकज जी से। पंकज जी, सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि कांग्रेस जो है वो एक परिवार के इर्द गिर्द ही है, परिवार से ही कांग्रेस चलती है। अब पूजा जी, मैं सोच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे और मुखर्जी साहब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मेरी जानकारी नहीं थी। पर मुखर्जी साहब, आडवाणी जी के साथ क्या हुआ ये मैं और आप नहीं तय कर रहे हैं। ये आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखकर सार्वजनिक किया था कि अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बची जो सिद्धांतों पर चलती थी, अब भारतीय जनता पार्टी अवसरवादियों की है। और ये उन्होंने तब कहा था जब गोवा की बैठक में मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की कमान देने की बात की गई थी। और जसवंत सिंह जी के जो बयान है वो सबके सामने आ रहे हैं। 9 बार टिकट दिया या नहीं दिया, बात अपमान की है। और मेरे मित्र बात कर रहे थे अय्यर साहब की टिप्पणी की, बीजेपी का ठेकेदारी ले ली क्या? टिप्पणी बीजेपी का जो अंदरूनी मामला आपकी ठेकेदारी है, उसके उत्तर में भी गलत टिप्पणी करे। यदि मैंने एक किसी को चाटा मारा, मेरी बात सुन लीजिए, पहले उत्तर सुन लीजिए। आप गलत बोल रहे हो, आपकी बात कैसे सुने? आप तो एकदम डिस्टॉर्ट कर रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। आपकी पार्टी में कोई अंदरूनी लोकतंत्र है नहीं। पंकज जी, कोई गलती कर रहा है। पाल का उदाहरण है आपके यहाँ, जिस तरीके से वो परेशान थे और वो लगातार ये बातें मीडिया के सामने आकर भी उन्होंने कही कि जितनी मेरी उम्र है उस तरीके से तरजीह कांग्रेस पार्टी ने मुझे नहीं दी। देखिए पूजा जी, जगदम्बिका पाल साहब उसी डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे हैं जहां की सभा में मोदी जी का ये वक्तव्य सामने आया। पर आप गौर करने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति 50 साल से लगभग कांग्रेस पार्टी में, 40 साल की कांग्रेस पार्टी की सेवाएं हैं, कांग्रेस पार्टी ने जिस व्यक्ति को विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, पर चुनाव की बेला में उस व्यक्ति को चुनाव के 1 महीना पहले लगने लगता है कि मेरा पार्टी में अपमान हो रहा है। तो 40 साल से जो लिया आपने, आपको 4 दिन में लगने लगा कि अपमान हो रहा है। और कल तक आप जिस भारतीय जनता पार्टी को गरियाते थे, जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़के आप चुनाव जीते, आज आप उसी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सवाल जगदम्बिका पाल की राजनीति पर है, कांग्रेस पर सवाल नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कोई चला जाए ये कहकर कि 40 साल की मेरी राजनीति और मेरा दम घुट रहा है, तो दम आपका तब घुटा जब आपको लाभ मिलना बंद हो गए, आपके पॉलिटिकल बेनिफिट्स कम होने लगे। तो ये कहा ना कि कभी मुझे लाभ ही नहीं मिला, कभी कुछ लाभ मिला था, फायदा मिला था, आपको बहस पर हम नहीं जाते हैं क्योंकि मुद्दे से फिर हम भटक जाएंगे अगर इस तरह की बहस में जाएंगे तो।
इस तरह की बहस में हम नहीं जाएंगे, प्रोफेसर साहब के पास चलेंगे। प्रोफेसर साहब, आखिर क्या वजह रही कि जिस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की, अपनी अलग अलग रैलियों में जाकर जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का उन्होंने कई बार जिक्र किया, इसके अलावा डेवलपमेंट की बात, गुजरात मॉडल की बात, विकास की बातें लगातार सुनने को मिली, लेकिन अब धीरे धीरे उनका फोकस जो है वो चेंज होता जा रहा है। पिछले दिनों हमने जिस तरीके से देखा कि फैजाबाद में रैली के दौरान राम मंदिर का भी मुद्दा एक बार फिर से आ गया, जिस तरीके से उनके मंच पर एक मॉडल भी बना हुआ था राम मंदिर का। इसके बाद अब ये जाति का कार्ड उन्होंने खेल दिया, तो क्या अब इनका फोकस जो है वो चेंज हो रहा है? ये पहले जरा रिकॉर्ड को ठीक कर लें। राम मंदिर का बात उन्होंने नहीं किया था, रामराज के बात किया था, वो तो गांधी जी की है। नहीं तो हमारी आप ये मानते हैं कि नहीं कि एक स्ट्रैटेजी के तहत चलते हैं नरेंद्र मोदी? देखिए मल्टीप्रोन स्ट्रेटेजी तो हर कोई करता है। ये जो अदानी को लेके जो हर वक्त जो बोल रहा है राहुल, एकदम बच्चों की तरह बोल रहा है। परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, सब कुछ, वो जमीन एक ही दाम में दिया, तो ये तो राजनीति में चलता है। और आप देखिए जो सोचने की बात है, प्रियंका में ये हिम्मत नहीं हुआ जब उन्होंने ये बात उठाई कि शौचालय नहीं है, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, उसके जवाब वो नहीं दे सकी। और आप एक जगह इतने साल बनाया, आपका राहुल ने जो एमपीएस फंड होता है वो पूरा खर्च नहीं कर सका। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है, राहुल को ये भी नहीं पता कि उनके साथ 4 लोग कौन है अमेठी में। ये तो हालत है। पहले आप उधर जाओ, देखिए जमाना बहुत बदल गया, ये चीजें नहीं चलती। ये जो पूरा अमेठी रायबरेली का लेकिन पिछले दिन अगर डॉक्टर साहब को याद हो, अगर स्मृति ईरानी से पूछा गया था तो कुमार विश्वास को लेकर भी उन्होंने यही बात कही थी कि कौन कुमार विश्वास। जो बातें अभी सामने आ रही हैं स्मृति ईरानी को लेकर, प्रियंका गांधी ने इस तरह की बात कही, तो स्मृति ईरानी ने भी तो यही कहा था कि कौन कुमार विश्वास। मैं उसको लेके नहीं कह रहा हूँ, जो मुद्दे उधर जो मोदी जी ने उठाए उनके एक एक जवाब इन्होंने क्यों नहीं दिया। आप ये बोलिए जो बिजली सड़क का जो हाल है उसके बारे में क्यों नहीं कहा, ये क्यों कि ये दोनों इतने पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स क्यों है उसके बारे में उन्होंने क्यों नहीं कहा। ज्यादातर हमारी जो नेशनल जो हमारी जो पैसा जो मिलता है नेशनल इनकम, उसका 1/3 अमेठी में है जी। उसके बारे में भी तो देखिए। एक मुखर्जी साहब, यही सवाल मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आखिर अब जो है सिर्फ 2 चरण चुनाव के बचे हैं, क्यों जो है पूरा फोकस अभी तक जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लोग सुन रहे थे, अब इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसको लेकर शायद अब बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं है कि इस तरह की बातें भी अब नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने आ रही हैं। आपको लगता नहीं कि अपने जिस वादे को, अपनी जिस बात को लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़े थे, उससे कहीं ना कहीं अब जो है वो भटकाव की स्थिति आ रही है? और अगर ऐसा है तो क्यों है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है जो मोदी जी जो पूरा जो हिंदुस्तान घूम रहे हैं उसमें एक नेशनल इश्यूज होती है, दूसरी लोकल इश्यूज होती है। तो अमेठी जाएंगे ये तो कतई तय है कि अमेठी के बात भी करेंगे, बंगाल जाएंगे तो बंगाल के बात तो करेंगे, और इसका जो जवाब वो तो कांग्रेस से आना चाहिए। जो आपने इतने साल शासन किया, ये हालत क्यों है? अमेठी के लोग भाग रहे हैं, उधर जो नरेगा है उसका पैसा आप खर्च नहीं कर सक रहे हो। तो ये सारे बड़ा गंभीर सवाल है। देखिए मैं ये कहूंगा जो लोकतंत्र सुदृढ़ होता तो ये सब बातें आती ही नहीं है। पंकज जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक अमेठी का जो चुनाव है, जिस तरीके से एक परिवार का यहाँ पर वर्चस्व था, ऐसा इसलिए कांग्रेस की झल्लाहट, कांग्रेस की भन्नाट सामने आ रही है क्योंकि पहली बार अब ये लग रहा है कि वहां पर इलेक्शन हो रहा है, कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पूजा जी, अमेठी और रायबरेली में पिछले 34 साल से बराबर इलेक्शन होते आए हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इन सीटों पर लगातार जीतते आए हैं। और यदि ये प्रत्याशी अच्छा काम नहीं करते तो इस लोकतंत्र में बूथ कैप्चरिंग नहीं होती है। अमेठी और रायबरेली में वहां आम जनता स्वतंत्र रूप से मतदान करती है। और यदि अमेठी की और रायबरेली की जनता को लगता है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि उसके हितैषी है, इसलिए वो इनको मतदान देती है। और मुखर्जी साहब बात कर रहे हैं अमेठी रायबरेली की, तो गुजरात की बात क्यों नहीं करते? वहां सबको शौचालय है क्या? सबको शिक्षा है क्या? सबको स्वास्थ्य है क्या? पर कैपिटा इनकम गुजरात की क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से गुजरात आगे है, पर आंध्र से पीछे, तमिलनाडु से पीछे।
आपको पता चलेगा कि गुजरात में क्या हो रहा है। गलत बात मत कीजिए। 24 घंटे बिजली है गुजरात के अंदर। साथ उत्तर प्रदेश का कोई तुलना नहीं होता। आप झूठ बोल रहे उत्तर सुनिए, हो, आप गलत बोल रहे हो। उत्तर सुनिए, आप देखिए, ये बताइए पूरा रिकॉर्ड जो है, आप गलत बोल रहे हो। बात से उत्तर सुनिए, अमेठी उत्तर। के आप गलत विकास बोल के रहे हो। मुद्दों पर उत्तर क्यों प्रदेश जवाब नहीं कहाँ देता है है और इस गुजरात बात कहाँ है? क्या बात कर रहे हो आप? मुखर्जी साहब, गुजरात उत्तर का सुनिए। ग्रोथ रेट क्या है? अमेठी के आपका कृषि मुद्दों क्या है? विकास की आप बात क्या बात कर क्यों रहे हो? नहीं आप उल्टा करती सीधा बोल कांग्रेस? रहे हो। बड़ी बात कीजिए, सुनिए, सच मुखर्जी साहब, बोलिए, उत्तर सच के सुनिए। ऊपर बैठिएगा आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। आपको पता ही नहीं है कुछ गुजरात में क्या हो रहा है। देखिए पूजा जी, पूजा जी, जी बोलिए। पूजा जी, पूजा जी, चौधरी साहब को आराम करने दीजिए। मुखर्जी साहब उनका काम बखूबी कर रहे हैं। नहीं, और मुखर्जी साहब, मेरा ये तो निवेदन आप बड़ा उल्टे विनम्र चोर निवेदन है कोतवाल कि के डांटे हो रहे सुनिए, हो। ऐसा है, आप सच मैंने जो बोलिए, आपसे कहा सच कि बोलिए। बात आप जगदीश राष्ट्र की हो भगवती रही का है। इंटरव्यू आज आया, आपने देखा था क्या? क्या बोले उन्होंने? चलिए सुब्रत नहीं, साहब, कोई आपके पास कोई आपके कोई पास ना ही कोई आते कोतवाल है हैं। ना और चोर एक है। सवाल आपसे ये यहाँ पे जरूर लेना लोकतंत्र है चाहूंगी मुखर्जी साहब, कि अभी तक लोकतंत्र है। और मैंने गुजरात की बात उठाई एक तो मिनट आपको पंकज पीड़ा जी, क्यों आपके हो पास रही आती है? हूँ, पीड़ा आती नहीं हूँ। हो रही मैंने है। गुजरात की पंकज जी, बात आपके उठाई पास तो आती आपको हूँ। पीड़ा क्यों हो रही है? क्या आपको गुजरात में सच सब देखने में का, है क्या? सच का जो प्रतीक है वो आपके पास सामर्थ्य ही नहीं है देखने नहीं, के पीड़ी लिए। मुखर्जी साहब, आप जो आपको- सच है आपको वो नहीं बहुत देख पीड़ा हो रही सकते। है। एक मिनट। अमेठी और रायबरेली के भोले एक भाले मेरा सवाल लोगों सुन लीजिए, को सुब्रत विकास साहब। में जो हिस्सा अरे मिलना सब सामर्थ्य चाहिए था, सच देख रहे हैं, उस पर सच बात देख क्यों रहे हैं, नहीं इसीलिए करती 60 साल के कांग्रेस शासन पार्टी? में रहे मुखर्जी साहब, एमपी लेड और फिर फंड का सरकार उपयोग बनाएंगे। क्यों नहीं करा? सवाल ये है कि कितनी बार वहां के मुद्दों को संसद में उठाया, कितना एमपी लेड फंड का उपयोग हुआ, उनकी बात तो करी नहीं गई और उल्टा इस तरीके की बात करने लगे जो शोभा नहीं देता राजनीति में। लेकिन- उनका भी अधिकार है, अरे उनके गुजरात सांसद एक का बात- फर्ज बनता है। इस मध्य प्रदेश सिर्फ में सिर्फ बैठा हूं, यानी परिवार उसकी के नाम बात पर, करिए। पंकज जी, सिर्फ एक परिवार बात के नाम आप मानेंगे ना पर यहाँ पर? आखिर परिवार के नाम जी। पर कब तक धोखा देंगे गरीबों को? हमारा सवाल ये है बड़ा कि गरीबों का भी हक बनता है, विकास में उनकी भागीदारी बनती है। कब तक दादी के नाम पे, पिताजी के नाम पर कब तक जिताएंगे वो? सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है। वो तो जवाब देना नहीं है और इधर पंकज उधर जी, बात करनी नहीं, है। मैं एक चीज पंकज बोलना जी, चाहूंगा। देखिए इसमें भी एक झूठ चौधरी है। साहब, आप बोलते हो जो हम चौधरी तो साहब, करते हैं केंद्र से, चौधरी पर साहब, स्टेट ये नहीं धोखा करती। देने की पर परंपरा वही आपकी स्टेट पार्टी वाले की है। आपके साथ एक साथ चौधरी साहब, बैठे हुए, उत्तर सुन एक लीजिए। मिनट, लोकसभा उत्तर में सुन आपके साथ लीजिए। वोट देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। चौधरी साहब, आप उत्तर तो बात सुन नहीं कर लीजिए। सकते। मुलायम सिंह जी आप आपके एक साथ नहीं हैं। लिख सकते। आप क्या समाजवादी बात कर पार्टी रहे सुब्रत हो? जी, की कृष्णवीर पार्टनर जी। है, उन्हीं की सरकार चर्चा है को हम प्रदेश आगे में। बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दिनों मोदी और प्रियंका की जुबानी जंग किस तरीके से सुर्खियों में छाई। मोदी प्रियंका का नाम लिए बिना उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर हमला करते हैं। जवाब कांग्रेस से मांगते हैं, लेकिन जवाब प्रियंका से मिलता है। यह सिलसिला अब भी जारी है। आलम ऐसा हो गया है कि मानो ये चुनावी राहुल वर्सेस मोदी ना होकर मोदी वर्सेस प्रियंका हो गया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। चुनावी मौसम में भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी दो पार्टियों के बीच जुबानी जंग बीतते वक्त के साथ निहायत निजी होती गई। इतनी निजी कि अब ये लड़ाई मोदी वर्सेस प्रियंका वाड्रा लगने लगी है। चुनाव से पहले जो जंग मोदी वर्सेस भ्रष्टाचार थी, वो अचानक मोदी वर्सेस गांधी परिवार हो गई। मोदी ने हमले के लिए नए नए शब्द गढ़े। शहजादे माँ बेटे की सरकार। देश को जब गुस्सा आता था, देश का नुकसान होता था, तो बेचारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को गाली पड़ती थी। और प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति ने किताब लिखी है और उससे पता चला कि दिल्ली में तो मां बेटे की सरकार चल रही है। मोदी के हमले पर ना तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जवाब दिया, न राहुल भैया की प्रतिक्रिया आई, लेकिन प्रियंका खुद को रोक न सकी। बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। मोदी जानते हैं कि प्रियंका कांग्रेस के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। शायद यही वजह है कि मोदी प्रियंका पर हमला करते वक्त उनका नाम लेने से बचते हैं। लेकिन प्रियंका जब मोदी पर हमला करती हैं, तो सीधे मोदी निशाने पर होते हैं। हमारे सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो हमें बताओ, हमें किस तरह से सशक्त करोगे। और अगर हमारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो बंद कमरे में
हमारे फोनों में फोन मत सुनो। रायबरेली में अपनी मां के लिए प्रियंका जब वोट मांगने पहुंची थी, तब भी मोदी पर जोरदार हमला बोला था। कभी ABCD, कभी RSVP, कभी घर से देश तो कैसे हुआ, बल से बंदी तो ये आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं। ये देश की जनता है, जनता में विवेक है। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के दौरान जिन जिन मुद्दों का जिक्र करते हैं, प्रियंका वाड्रा उन्हीं मुद्दों पर सवाल खड़े कर मोदी पर हमले करती हैं। प्रियंका मोदी के गुजरात मॉडल को भी कटघरे में खड़ा कर चुकी है। जनता सब समझती है, आपके गुजरात का मॉडल भी समझती है, जिसमें आपने कौड़ियों के दाम पे हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। मोदी ने एक इंटरव्यू में प्रियंका को बेटी के जैसे बताया, लेकिन प्रियंका ने इस सवाल का जवाब भी बड़े तंज के साथ दिया। मेरे पिता राजीव गांधी थे, देश के लिए शहीद हुए हैं, और मेरे दिल में और मेरे मन में कभी उनका कंपैरिजन किसी भी और इंसान के साथ नहीं हो सकता। मोदी के चाहने वालों का तर्क है कि प्रियंका ने बड़प्पन वाले बयान का बेतुका जवाब दिया है, जबकि प्रियंका के चाहने वाले इसे हाजिर जवाबी मान रहे हैं। अब 16 मई को चुनाव नतीजों के बाद साफ हो जाएगा कि जनता को मोदी का बड़प्पन पसंद आया या फिर कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही प्रियंका की हाजिर जवाबी। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाया कि किस तरीके से मोदी वर्सेस प्रियंका ये पूरा जो चुनावी रण है वो अब होता जा रहा है। जो राहुल वर्सेस मोदी थी, अब वो मोदी वर्सेस प्रियंका होता जा रहा है। तमाम बयान भी हमने आपको सुनवाया कि किस किस तरीके से बात जो है वो आगे बढ़ी, लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर कभी प्रियंका गांधी पर हमला नहीं करते थे। अब जो ये नीच नीति की जो बात आई है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पहली बार सीधे तौर पर प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी ने घेरा है। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, चर्चा जारी रहेगी। चलिए हम अपनी चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है। मायावती का मोदी पर बड़ा हमला सामने। आपको बता दें कि मोदी दलित कार्ड खेल रहे हैं, ये कहना है मायावती का। निजी राजनीति से मतलब विशेष समुदाय से नहीं है, अपनी जाति बताएं मोदी। लगातार पिछड़ा होने का जिक्र करते हैं मोदी, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस जाति के हैं। तो मायावती ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी चर्चा के बीच ये अहम खबर मायावती की तरफ से सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी पर निशाना साधा है। मायावती ने साफ तौर पर यह कहा है कि किस जाति से पिछड़े वर्ग के हैं मोदी, अपनी जाति बताएं। लगातार पिछड़े वर्ग का जिक्र कर रहे हैं। मायावती का मोदी पर यह बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि 2 चरण बेहद अहम हैं और खासतौर पर इन क्षेत्रों पर बीएसपी का जो प्रभुत्व है वो लगातार रहा है, और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि मायावती का यह बयान इस वक्त सामने आया है। मुझे श्री नरेंद्र मोदी को ये कहना है कि निजी राजनीति करने का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं होता है। तो मायावती यहां साफ तौर पर यह कह रही हैं कि बीजेपी पिछड़ी जाति से नफरत करती है। चलिए इससे जुड़ा एक सवाल भी ले लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, अभी तक ये राज है कि नरेंद्र मोदी किस पिछड़ी जाति, क्योंकि लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सवाल उठाया जाता है, और अब दलितों की जो मसीहा कही जाती है, दलितों की जो देवी कही जाती है, उन्होंने भी ये सवाल उठा दिया है कि नरेंद्र मोदी बताएं कि वो किस जाति के। देखिए, मायावती के लिए भी एक परेशानी है। वो जो अपना दलित आइडेंटिटी, बहुजन समाज का जो बात पहले करती थी, उससे भी वो निकलना चाह रही है, और उसमें ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण के लिए भी वो रिजर्वेशन का बात करती है। तो अब जो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो मोदी जी के बारे में जो जात पात का हिसाब है और जो आपका जो मायावती का है, इसमें कहीं एक टक्कर हो रही है। तो उनको लगता है कि ये मेरा जो वोट बैंक है उससे काफी चीज ले सकते हैं, और इसलिए स्वाभाविक है वो अटैक कर रहे हैं। पर ये तो एकदम तय है कि जो मोदी जी ब्राह्मण तो नहीं है, अपर कास्ट से भी नहीं है, तो वो तो ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं
तो उनको भी तो रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसीलिए हमारे जो संविधान का जो प्रावधान है उससे तो ये मानते हैं कि उनको तो कुछ ना कुछ। मायावती के इस सवाल का क्या मतलब हुआ कि मोदी किस जाति से है? नहीं, ये तो बाल छेड़ने वाली है, क्योंकि देखिए हमारे देश में जो हिंदूज में, मुसलमानों में, क्रिश्चियन में जो कास्ट और जाति तो हर में है, तो उसमें ये बात करने की आप कौन से के जाति को, ये बात तो एक लार्ज कैटेगरी होती है और उसमें ये करीबन तय है कि मोदी जी अपर कास्ट से नहीं आते हैं। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमानों में 93 कास्ट है, आप दलितों में इतने सारे कास्ट हैं, तो ये कहना कि अब मैं मायावती से पूछूं आप दलित के कौन से कास्ट से हैं, ये तो कोई खास प्रश्न हुआ नहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब से भी। कृष्ण जी क्या कहेंगे मायावती के इस बयान पर? पूजा जी कल को ये पूछने लगे, अभी ठीक कहा प्रोफेसर मुखर्जी जी ने कि पिछड़ों में बहुत सारी जातियां हैं, दलितों में बहुत सारी जातियां। अब ये तो बहुत सटीक जवाब है कि बहन जी क्या चाहती हैं आप दलितों में अकेले अपने को करती हैं। अगर आप जातिवाद की राजनीति करेंगी तो दलितों में भी बहुत सारी जातियां हैं और वो जातियां अलग अलग हैं। और मोदी जी पिछड़े वर्ग से हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, पूरा देश जानता है पिछड़े वर्ग से हैं। और अगर पिछड़े वर्ग से होकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री जी का उम्मीदवार घोषित किया है तो ये बड़ा सम्मान है, इसमें कोई वो नहीं है और ये देश के लिए सम्मान की बात है और पिछड़े वर्ग के समुदाय के लिए बड़े सम्मान की बात है। एक बात पूजा जी मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो कहा है, सवाल ये उठ रहा है कि गुजरात मॉडल पर वो बात की जा रही थी, प्रियंका जो कह रही थी, हाँ रॉबर्ट वाड्रा का जो विकास का मॉडल है 1 लाख से 325 करोड़ वाला मॉडल, वो तो किसी के समझ में नहीं अभी आएगा, कोई भी इकोनॉमिस्ट उसको नहीं बता पाएगा। रोकना चाहूंगी, अरुण जेटली की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है मायावती के बयान पर, पहले सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। मुझे श्री नरेंद्र मोदी हर समाज को इकट्ठा लेकर चलने की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा करती थी कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग एक बड़े राजनीतिक दल से नहीं होगा। हमें खेद है कि ऐसा प्रयोग हुआ और ऐसे शब्द के प्रयोग की वकालत करने के लिए बहन मायावती जी आएंगी, इसका खेद और भी ज्यादा है। बहुजन समाज पार्टी स्वाभाविक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़ रही है, उसकी नर्वसनेस का एक कि इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अध्यक्षा को करनी पड़ी है। आगे बढ़ते उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ा। सुब्रतो साहब के पास चलेंगे। सुब्रतो साहब, जिस तरीके से ये पूरा बयान अब सामने आ रहा है, हालांकि लगातार राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के इस बयान को राजनीतिक समीकरण के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुख्य तौर पर अब जिन 2 चरणों में मुकाबला होना है, वहां अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो एक बड़ा वोट बैंक है दलित वोट बैंक, तो आप उस लिहाज से किस तरीके से देखते हैं? क्या मायावती का ये जो बयान है उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो उनका वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाई जा सकती है नरेंद्र मोदी की तरफ से? देखिए, हिंदुस्तान की खासियत है, मुझे लगता है इसीलिए लोकतंत्र इतना चमत्कार है इस देश में, जो आप एक वर्ग के सपोर्ट से चुनाव नहीं जीत सकते जी। तो इसीलिए मायावती भी की कोशिश है जो अपना जो सपोर्ट बेस है उससे आप आगे बढ़ के आगे चले। आज सुधा पाई के एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में, आप देखेंगे इसलिए परेशानी मायावती की हो रही है कि जब इसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हो, जो पिछड़े लोग जो आपके साथ है वो हट जाते हैं, तो उनका भी एक बड़ा संकट है। सारे राजनीतिक दल हिंदुस्तान में बहुत संकट में है, क्योंकि अभी जो हम जो बोलते हैं पेस ऑफ चेंज बहुत क्विक हो गया, लोगों का एस्पिरेशन बहुत बढ़ गया और उसमें इस तरह का जो नेतृत्व था मेरे ख्याल में इसका चैलेंज बहुत ज्यादा हो गया। चलिए, समय की कमी है, पंकज जी के पास चलेंगे। पंकज जी, अरुण जेटली का भी बयान आपने सुना, मायावती के इस बयान को ये कह रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि विरोध करती हैं, वकालत के लिए मायावती को आगे कर दिया गया है।
मैं जेटली साहब अपने वक्तव्य में पूजा जी खेद शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे थे, पर मैं जेटली साहब से और भारतीय जनता पार्टी के मेरे दोनों मित्रों से, मुखर्जी साहब से और चौधरी साहब से पूछना चाहूंगा कि बाबा रामदेव के बयान पर इनका क्या बोलना है जो उन्होंने दलितों के प्रति दिया था। तो जो पार्टी रामदेव के उस बयान के साथ हो, क्योंकि रामदेव ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार किया, तो पहले ये बताइए कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, रामदेव बिल्कुल अलग है। पंकज जी, बीजेपी की तरफ से जो ये मांग की जा रही है कि इस अरे काम तो बीजेपी का कर रहे हैं, काम तो बीजेपी का कर रहे हैं, वो बीजेपी काम बीजेपी का कर रहे हैं। रामदेव खुले हम करे और पार्टी में ना होने में बहुत ज्यादा पूरा देश के लोग काम कर रहे हैं ऐसे, वो खुलेआम कमल को वोट देने की बात करते हैं। पूजा जी, मैंने कहा था ना कि दोनों बीजेपी के लोग हैं, तो चौधरी साहब से ज्यादा बीजेपी के लोग नहीं, ये आपका मेरा सवाल सुनिए आप। पंकज जी, मेरा सवाल सुनिए। जो मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि प्रियंका गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्या प्रियंका माफी मांगेंगी अपने बयान के लिए? प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, और क्या सबूत चाहिए आपको? सच को तो स्वीकारिए कि रामदेव आपका साथी है, क्या तकलीफ है? पंकज जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। जी पूजा जी, प्रश्न दोहराएंगे कृपया। सवाल मैंने आपसे ये कहा था कि जिस तरीके से अब बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि प्रियंका गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्या आप प्रियंका माफी मांगेंगी अपने बयान के लिए? मुझे लगता है पूजा जी, नरेंद्र मोदी और तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों से माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने जिस प्रकार से प्रियंका गांधी के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर जिस प्रकार के घटिया स्तर की तुच्छ राजनीति करी है, तो नरेंद्र मोदी को सबसे क्षमा मांगना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि मैं देश से और पिछड़े वर्ग से और दलितों से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने प्रियंका गांधी के कथन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैं हर बात का राजनीतिक लाभ लेना चाहता हूं और मैंने प्रियंका गांधी के इस कथन का भी राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया। चलिए, तो बहुत सच्चे में डॉक्टर साहब इसका जवाब दीजिए। और एक सवाल आपसे ये भी कि पूर्वांचल के जो वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश थी नरेंद्र मोदी का ये बयान, क्या राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से ही ये बयान दिया गया? पूजा जी, अगर आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव 10 तारीख में हुआ था, क्या वहां दलितों ने बीजेपी को वोट नहीं दी? सेंट्रल यूपी में जो हुआ, क्या वहां दलितों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दी? तो इस तरीके की बात करना, चरणों में ज्यादा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक ज्यादा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर और तमाम जो दलित है, जो गरीब है, वो समझता है कि आज उसको भी विकास में भागीदारी चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। और जहां तक इस बात का सवाल है कि जो कहा है प्रियंका गांधी ने, उसको भी अगर स्वीकार करने को तैयार नहीं है मेरे मित्र कांग्रेस के, तो इतना सारा दिन अपने को गलतफहमी में रखना ठीक नहीं है। चर्चा को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अपने तमाम जिया न्यूज के दर्शकों से जो कि अभी 2 चरण के वोट के लिए अपना वोट, अनमोल वोट डालने जाएंगे, आपसे एक बार फिर से ये अनुरोध है कि वोट सोच समझ कर दे और अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो राजनीति हो रही है, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, उससे इतर अपने इलाके में विकास के काम को देख करके और कौन सा उम्मीदवार आपके लिए बेहतर हो सकता है, ये देखकर ही अपना मतदान करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिया न्यूज पर खबरों का सफर बना रहेगा।